नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के डिजिटल पेमेंट ऑथेंटिकेशन से जुड़े 2025 के नए डायरेक्शंस को समझेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल एक एसर्शन और रीजन है। एसर्शन है, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म डायरेक्शंस 2025 पब्लिश करने का फैसला किया। रीजन आर, इसका मकसद पेमेंट इकोसिस्टम को एसएमएस बेस्ड ओटीपी से आगे बढ़कर नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस्तेमाल करने में मदद करना है। Consider the following statements. Assertion: The Reserve Bank of India decided to publish the Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions, Directions, 2025. Reason: the goal is to enable the payments ecosystem to leverage technological advancements for alternative authentication mechanisms beyond the primarily adopted SMS-based OTP. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सही हैं, और आर ए को सही एक्सप्लेन करता है। आरबीआई ने यह नए निर्देश इसलिए जारी किए क्योंकि अब तक ज्यादातर पे एसएमएस बेस्ड ओटीपी पर निर्भर थे। ये नए डायरेक्शंस पेमेंट्स को ज्यादा सेफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक्स या ऐप बेस्ड नोटिफिकेशंस जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में मदद करेंगे। सोचिए, जैसे आप अभी पेमेंट के लिए सिर्फ एक मैसेज का इंतजार करते हैं, अब आप शायद अपने फिंगरप्रिंट से भी पेमेंट अप्रूव कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं कि आरबीआई ने ये पावर किस कानून के तहत इस्तेमाल की है। आरबीआई के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस डायरेक्शंस 2025 किस कानूनी प्रोविजन के तहत जारी किए गए हैं? Under which legal provision are the Reserve Bank of India Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions Directions 2025 issued? Option A. Section 18 read with Section 10(2) of the Payment and Settlement Systems (PSS) Act 2007. Option B. Section 10(2) of the Digital Personal Data Protection Act 2023. Option C. Section 18 of the Reserve Bank of India Act 1934. Option D. Section 10(2) read with Section 18 of the Banking Regulation Act 1949. सही जवाब है ऑप्शन ए। ये डायरेक्शंस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स यानी पीएसएस एक्ट 2007 के सेक्शन 10(2) और सेक्शन 18 के तहत जारी किए गए हैं। सेक्शन 10(2) आरबीआई को पेमेंट सिस्टम्स के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, और सेक्शन 18 आरबीआई को जनहित में डायरेक्शंस जारी करने की पावर देता है। मान लीजिए, आरबीआई को लगता है कि डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड बढ़ रहा है, तो वो पीएसएस एक्ट के इन सेक्शंस का इस्तेमाल करके सभी बैंकों के लिए नए सिक्योरिटी रूल्स लागू कर सकता है। चलिए अब क्रॉस बॉर्डर सीएनपी ट्रांजैक्शन की परिभाषा देखते हैं। क्रॉस बॉर्डर सीएनपी ट्रांजैक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? हाउ इज अ क्रॉस बॉर्डर सीएनपी ट्रांजैक्शन डिफाइंड? Option A. A transaction carried out through the physical use of a card at an overseas point of transaction. Option B. A payment instruction where a card issued by an Indian issuer is used for a payment to a merchant acquired by an overseas acquirer, involving an outflow of foreign exchange. Option C. Any domestic digital payment transaction
that is processed using an overseas software token or card hardware. Option D. A transaction where the card and acceptance infrastructure are not in close proximity, regardless of the merchant's location. सही जवाब है ऑप्शन बी। क्रॉस बॉर्डर CNP ट्रांजैक्शन का मतलब है एक ऐसा पेमेंट जिसमें एक भारतीय बैंक का जारी किया हुआ कार्ड इस्तेमाल होता है। यह पेमेंट एक विदेशी मर्चेंट को किया जाता है जिसे किसी विदेशी एक्वायर ने सर्विस दी हो, और इसमें फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर जाता है। अगर कोई ग्राहक भारत में बैठकर अपने इंडियन क्रेडिट कार्ड से किसी अमेरिकन वेबसाइट पर शॉपिंग करता है तो यह एक क्रॉस बॉर्डर CNP ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और कार्ड नॉट प्रेजेंट यानी CNP ट्रांजैक्शन खुद क्या होता है, आइए देखते हैं। कार्ड नॉट प्रेजेंट यानी CNP ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? What defines a card not present CNP transaction? Option A. A transaction where the card and acceptance infrastructure are not in close proximity while making the transaction. Option B. A transaction that is carried out through the physical use of a card at the point of transaction. Option C. A payment instruction involving a card from an Indian issuer used for a payment to an overseas merchant. Option D. Any transaction that uses an SMS-based one-time password (OTP) as a primary factor of authentication. सही जवाब है ऑप्शन ए। कार्ड नॉट प्रेजेंट या CNP ट्रांजैक्शन वो होता है जहां पेमेंट करते समय कार्ड और पेमेंट मशीन यानी एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के पास फिजिकली मौजूद नहीं होते। जब आप किसी दुकान पर कार्ड स्वाइप या टैप करते हैं तो वो कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन मान लीजिए आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से अपने कार्ड डिटेल्स भरकर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो एक कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन है। अगला सवाल ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स के बारे में है। इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है? ऑथेंटिकेशन के फैक्टर्स में नीचे दी गई सभी कैटेगरीज शामिल हैं सिवाय एक के। वो कौन सी है? The factors of authentication are described as credentials from all the following categories except Option A. Something the user has. Option B. Something the user knows. Option C. Something the user is. Option D. Something the user does. सही जवाब है ऑप्शन डी, समथिंग द यूजर डज। ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स की 3 मेन कैटेगरीज में शामिल नहीं है। RBI के मुताबिक 3 फैक्टर्स हैं। पहला, समथिंग द यूजर नोज, यानी कुछ ऐसा जो सिर्फ यूजर जानता है जैसे पासवर्ड या पिन। दूसरा, समथिंग द यूजर है, यानी कुछ ऐसा जो यूजर के पास है जैसे आपका डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन या कोई सॉफ्टवेयर टोकन। और तीसरा, समथिंग द यूजर इज, यानी यूजर की कोई बायोलॉजिक खूबी जैसे फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। RBI के 2025 के निर्देश SMSOTP से आगे जाने के लिए हैं। ये निर्देश PSS एक्ट 2007 के तहत जारी किए गए हैं। क्रॉस बॉर्डर CNP में इंडियन कार्ड और विदेशी मर्चेंट शामिल हैं। CNP ट्रांजैक्शन में कार्ड और मशीन एक जगह पर नहीं होते। 3 ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हैं जो आप जानते हैं, जो आपके पास है और जो आप हैं। अगला सवाल 2025 के डायरेक्शंस पर कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। Which of the following statements regarding the RBI
Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions, Directions, 2025, are correct. 1. The compliance deadline for all payment system providers and participants is 1st April 2026. 2. The directions are applicable to all payment system providers and participants, including both banks and non-banks. 3. Authentication is defined as the process of validating and confirming the credentials of the customer. 4. The directions are strictly limited to domestic transactions and exclude all cross-border transactions. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 सही हैं। इन नए रूल्स को लागू करने की डेडलाइन 1 अप्रैल 2026 है। ये सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स पर लागू होते हैं, चाहे वो बैंक हो या नॉन बैंक। और ऑथेंटिकेशन का मतलब है ग्राहक के क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करना। स्टेटमेंट 4 गलत है, क्योंकि ये डायरेक्शंस घरेलू ट्रांजैक्शंस के साथ साथ कुछ खास क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पर भी लागू होते हैं। अगला सवाल इश्यूअर की परिभाषा से जुड़ा है। इन परिभाषाओं के अनुसार एक इश्यूअर कौन होता है? According to the provided definitions, what is an issuer? Option A. A bank or non-bank that provides the hardware or software token for authentication. Option B. A bank or a non-bank that maintains the customer's account from which a payment is made. Option C. Any participant in the payment chain that uses a form of authentication. Option D. The entity that defines the something the user knows factor, such as a password or PIN. सही जवाब है ऑप्शन बी। इश्यूअर वो बैंक या नॉन बैंक एंटिटी है जो ग्राहक का वो अकाउंट मेंटेन करता है जिससे पेमेंट किया जा रहा है। यह एक डिपॉजिट अकाउंट, एक क्रेडिट लाइन या प्रीपेड इंस्ट्रू भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए SBI इश्यूअर कहलाएगा। अगर आप अपने पेटीएम वॉलेट से पे करते हैं, तो पेटीएम इश्यूअर होगा। डिजिटल पेमेंट्स के लिए कम से कम कितने ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स की जरूरत होती है? सभी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए जब तक कि खास छूट न हो, कम से कम कितने ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स की जरूरत होती है? What is the minimum number of authentication factors required for all digital payment transactions, unless specifically exempted? Option A. 1. As long as it is a dynamic factor. Option B. At least 2 distinct factors of authentication. Option C. 1 factor for domestic transactions and 2 for cross-border transactions. Option D. 2 factors, both of which must be dynamic. सही जवाब है ऑप्शन बी। RBI के डायरेक्शंस के मुताबिक सभी डिजिटल पेमेंट्स को कम से कम 2 अलग-अलग ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स से वैलिडेट करना जरूरी है। इसे ही हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA कहते हैं। अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो पहले वो अपना कार्ड पिन, पहला फैक्टर जो वो जानता है, डालता है और फिर उसके मोबाइल पर आया OTP, दूसरा फैक्टर जो उसके पास है, डालता है। यह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक आम उदाहरण है। क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कम से कम एक फैक्टर का डायनामिक होना जरूरी नहीं है? यह सिद्धांत की ऑथेंटिकेशन का कम से कम एक फैक्टर डायनामिकली क्रिएटेड होना चाहिए,
नीचे दिए गए सभी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है सिवाय एक के। वो कौन सा है? The principle that at least one factor of authentication must be dynamically created applies to all digital payment transactions except Option A. Card present transactions. Option B. Card not present transactions. Option C. High-risk transactions identified by the issuer. Option D. Transactions using an Aadhaar-based biometric. सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस। जब आप किसी दुकान पर फिजिकली अपना कार्ड स्वाइप या टैप करते हैं तो उसे कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इन मामलों में एक फैक्टर का डायनामिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस जैसे ऑनलाइन पे के लिए कम से कम एक फैक्टर डायनामिक होना चाहिए, जैसे कि एक ओटीपी जो हर बार नया बनता है। आपका कार्ड पिन एक स्टैटिक फैक्टर है, लेकिन ओटीपी एक डायनामिक फैक्टर है। ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स के लिए रोबस्ट यानी मजबूत होने का सिद्धांत क्या कहता है? ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स के लिए रोबस्ट यानी मजबूत होने का सिद्धांत क्या कहता है? What does the robust principle for authentication factors state? Option A. The authentication mechanism must be deployed using the latest technology. Option B. The compromise of one factor should not affect the reliability of the other factor. Option C. The factors must be interoperable across all operating environments. Option D. The authentication process must be completed within a specific time limit. सही जवाब है ऑप्शन बी, रोबस्ट या मजबूती का सिद्धांत कहता है कि ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि अगर एक फैक्टर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए यानी हैक हो जाए तो भी दूसरे फैक्टर की फायबिलिटी या भरोसे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए किसी हैकर को आपका पासवर्ड पहला फैक्टर पता चल गया, लेकिन फिर भी वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास आपका मोबाइल दूसरा फैक्टर नहीं है जिस पर ओटीपी आएगा। यही रोबस्ट डिजाइन है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। 2025 के निर्देशों की डेडलाइन 1 अप्रैल 2026 है। इश्यूअर वो है जो ग्राहक का पेमेंट अकाउंट मेंटेन करता है। डिजिटल पे के लिए कम से कम 2 फैक्टर्स यानी 2FA जरूरी है। डायनामिक फैक्टर की जरूरत कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। रोबस्ट का मतलब है एक फैक्टर कॉम्प्रोमाइज होने पर दूसरा सेफ रहे। इंटरऑपरेबिलिटी बटा ओपन एक्सेस का सिद्धांत सिस्टम प्रोवाइडर्स और पार्टिसिपेंट्स से क्या करने की मांग करता है? What does the interoperability open access principle require of system providers and system participants? Option A. They must offer authentication or tokenization services that are accessible to all applications in that operating environment. Option B. They must allow customers to choose their preferred factor of authentication from any provider. Option C. They must ensure all authentication factors work for both domestic and cross-border transactions. Option D. They must use the same tokenization standards as defined by international card networks. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह सिद्धांत कहता है कि सिस्टम प्रोवाइडर्स जैसे कि एक बैंक जो ऑथेंटिकेशन सर्विस दे रहा है उसे अपनी सर्विस को उस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में मौजूद
सभी ऐप्स के लिए एक्सेसिबल बनाना होगा। मान लीजिए एक बैंक अपनी ऑथेंटिकेशन ऐप बनाता है, तो वो ऐप सिर्फ बैंक की अपनी ऐप के लिए ही नहीं, बल्कि फोन पे या गूगल पे जैसी दूसरी ऐप्स के साथ भी काम करनी चाहिए। इसे ही ओपन एक्सेस कहते हैं। अगर कोई बैंक इन नियमों का पालन नहीं करता और ग्राहक को नुकसान होता है, तो क्या होगा? अगर किसी ग्राहक को ऐसे ट्रांजैक्शन से नुकसान होता है जो इन ऑथेंटिकेशन निर्देशों का पालन किए बिना किया गया था, तो इश्यूअर के लिए इसका क्या नतीजा होगा? What is the consequence for an issuer if a customer suffers a loss from a transaction that was effected without complying with the authentication directions? Option A. The issuer must compensate the customer for the loss in full without demur. Option B. The issuer must investigate the loss and compensate the customer only if negligence is proven. Option C. The issuer and the customer will share the loss equally. Option D. The issuer must report the loss to the RBI, which will then decide on compensation. सही जवाब है ऑप्शन ए। इश्यूअर को ग्राहक को हुए पूरे नुकसान की भरपाई बिना किसी आनाकानी या देरी के करनी होगी। विदाउट डेमर का यही मतलब है। मान लीजिए किसी बैंक ने अपने सिस्टम में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सही से लागू नहीं किया और किसी ग्राहक के अकाउंट से फ्रॉड हो गया, तो उस फ्रॉड की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी और उसे ग्राहक को पूरा पैसा लौटाना होगा। अगला सवाल इश्यूअर की जिम्मेदारियों और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है। इश्यूअर की जिम्मेदारियों और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding issuer responsibilities and risk management are correct? 1. Issuers must ensure the robustness and integrity of their authentication mechanism before deployment. 2. Issuers must ensure adherence to the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023. 3. As part of a risk-based approach, issuers may apply additional checks beyond the minimum to factors based on parameters like user behavior or device attributes. 4. Issuers are strictly prohibited from applying any additional checks beyond the minimum two-factor authentication. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 सही हैं। इश्यूअर्स को अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने से पहले उसकी मजबूती पक्की करनी होगी। उन्हें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट 2023 का पालन भी करना होगा और वो चाहें तो रिस्क के आधार पर 2 फैक्टर से ज्यादा चेक्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि यूजर बिहेवियर या डिवाइस की जानकारी के आधार पर। स्टेटमेंट 4 गलत है क्योंकि रिस्क बेस्ड अप्रोच की इजाजत दी गई है। क्या ये सारे नियम क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स पर भी लागू होते हैं? इन मुख्य ऑथेंटिकेशन डायरेक्शंस जैसे कि टू फैक्टर की जरूरत की क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस पर क्या एप्लीकेबिलिटी है? What is the applicability of the main authentication directions, such as the two-factor requirement, to cross-border digital payment transactions? Option A. They are fully applicable to all cross-border transactions. Option B. They are not applicable to cross-border digital payment transactions. Option C. They are applicable, but the compliance date is extended to 1st October 2026. Option D. They are applicable only if the transaction originates from an Indian issued card.
सही जवाब है ऑप्शन बी। ये मुख्य डायरेक्शंस क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू नहीं होते हैं। आरबीआई ने साफ किया है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे ये सिद्धांत घरेलू पेमेंट्स के लिए हैं। हालांकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से कुछ खास निर्देश दिए गए हैं जो अगले सवाल में हैं। तो अगर कोई ग्राहक यूएस की वेबसाइट पर पेमेंट करता है तो उस पर ये 2FA रूल्स लागू नहीं होंगे। तो फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए वो खास निर्देश क्या हैं? आइए देखते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए दिए गए खास निर्देशों के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding specific instructions for cross-border transactions are correct? 1. Card issuers must implement a validation mechanism for non-recurring, cross-border card not present, CNP, transactions by 1st October 2026. 2. To ensure compliance, issuers are required to register their bank identification numbers, BINs, with card networks. 3. By 1st October 2026, issuers must also implement a separate risk-based mechanism for handling all cross-border CNP transactions. 4. The compliance deadline for these specific cross-border mechanisms is 1st April 2026. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 सही हैं। कार्ड इश्यूअर्स को 1 अक्टूबर 2026 तक नॉन रिकरिंग क्रॉस बॉर्डर CNP ट्रांजैक्शंस के लिए एक वैलिडेशन मैकेनिज्म लागू करना है। इसके लिए उन्हें अपने बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स यानी बिन्स को कार्ड नेटवर्क्स के साथ रजिस्टर करना होगा। साथ ही उन्हें सभी क्रॉस बॉर्डर CNP ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग रिस्क बेस्ड मैकेनिज्म भी बनाना है। स्टेटमेंट 4 गलत है क्योंकि इन सब के लिए डेडलाइन 1 अक्टूबर 2026 है, न कि 1 अप्रैल। तो ये थे आरबीआई के नए ऑथेंटिकेशन रूल्स पर हमारे आज के सवाल। तो दोस्तों, आज हमने आरबीआई के 2025 के नए ऑथेंटिकेशन डायरेक्शंस को समझा। हमने खास तौर पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रिंसिप, इश्यूअर की लायबिलिटी और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए जो खास नियम हैं, उन पर फोकस किया। क्रॉस बॉर्डर रूल्स की 1 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन जरूर याद रखें। अगर ये सेशन मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।